Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will start a new chapter of HSSC Part 1 Biology. In this video lecture, we will discuss cell theory techniques used in cell biology like cell fractionation, homogenization, centrifugation, differential staining, microdissection and tissue culture. First of all, cell theory. As you have idea about cell, what is cell? सेल को हम कहते हैं कि इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्रोकैरियोट्स हों, यूकैरियोट्स हों, उनके अंदर सेल एक बेसिक यूनिट के तौर पे वो काम कर रहा होता है, विच इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं. 19th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में एक बायोलॉजिस्ट जिसने सेल थ्योरी पेश किया कि अकॉर्डिंग टू दिस सेल थ्योरी, उसका जो पहला पॉइंट है, द सेल इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स. किसी भी लिविंग थिंग के अंदर सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट के तौर पे काम कर रहा होता है, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और फंक्शन के लिहाज से भी. तो उसको हम कहते हैं कि सेल इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. जाहिर है कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं जिनके अंदर एक ही सेल होता है, तो या लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बने होते हैं या फिर एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, जिस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं. एंड न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम अदर सेल्स थ्रू सेल डिवीजन. जो अगर सेल के अंदर नए सेल्स बनने होते हैं या सेल को नए सेल्स की नीड होती है, तो तब वो क्या करता है कि सेल के अंदर सेल डिवीजन शुरू हो जाती है और फिर वहाँ पे नए सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उनसे नए सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं. We have various techniques which are used in cell biology. कि अगर किसी सेल की स्ट्रक्चर या फंक्शन को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिनके थ्रू हम सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड हमारे पास है सेल फ्रैक्शनेशन, सेकंड डिफरेंशियल स्टेनिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस हैं, माइक्रोडाइसेक्शन, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, टिश्यू कल्चर, माइक्रोस्कोपी. ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास सेल को डिस्कस करने के या सेल की स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शन को स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके हम सेल बायोलॉजी के अंदर किसी भी सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम स्टडी कर सकते हैं या उसको हम डिस्कस कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल फ्रैक्शनेशन. जिस तरह नाम से लग रहा है कि सेल फ्रैक्शनेशन क्या चीज़ है कि जिसमें हम सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिफरेंट हिस्सों में अलग कर रहे होते हैं. डिफरेंट हिस्सों के अंदर एक मिक्सचर को हम डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करके उनको अलग कर रहे होते हैं, जिसको हम सेल फ्रैक्शनेशन कहा जाता है. किसी भी सेल को ऑब्वियसली अगर आप स्टडी करने जा रहे हो तो सेल के अंदर ऑर्गेनील्स हैं. अब डिफरेंट ऑर्गेनील्स की जो साइज़ है वो डिफरेंट होती है. जाहिर है माइटोकॉन्ड्रिया की साइज़ लाजमी नहीं है कि वो राइबोसोम्स की साइज़ के बराबर हो, और उन दोनों का जो वेट है वो या डेंसिटी जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगी. तो सेपरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनील्स एंड कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन साइज एंड डेंसिटी. सेल फ्रैक्शनेशन में क्या करते हैं कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनील्स हैं और उनके अंदर जितने भी सेल के कंपोनेंट्स हैं उनको उनकी साइज और डेंसिटी के बेसिस पे उनको आप अलग कर सकते हो. इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स. फर्स्ट हम क्या करते हैं, होमोजेनाइजेशन करते हैं एंड देन वी विल गो फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन. होमोजेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं कि किसी भी टिश्यू को, जाहिर है टिश्यू के अंदर सेल्स होंगे, एक टिश्यू को ले लेंगे तो उस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको आप क्या करेंगे, होमोजेनाइज करेंगे. होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ आपको यूनिफॉर्मली उसकी अपीयरेंस अगर आपको नज़र आती है उसको हम होमोजेनाइज कहते हैं. होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं थ्रू ग्राइंडिंग. एक टिश्यू को ले लेंगे, सपोज हम प्लांट टिश्यू को, प्लांट के सेल्स को हम डिस्कस करना चाहते हैं.
लीफ को अगर आप लेना चाहते हैं या स्टेम का किसी हिस्से को अगर आप लेना चाहते हैं तो उनको आप इनिशियली क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, ग्राइंडिंग ऑफ सेल्स आप करेंगे। लेकिन ग्राइंडिंग ऑफ सेल्स जब आप करेंगे तो तब आपने कुछ कंडीशंस आपने देखने होते हैं कि उसका पीएच आपने मेंटेन रखना होता है और उसके साथ साथ जो है उसका टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना होता है। एक सूटेबल मीडियम के अंदर आप उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं ब्लेंडर के थ्रू। सिंपली उनको ब्लेंडर के थ्रू आप ग्राइंड कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप किसी प्लांट की टिश्यू को अगर आप स्टडी करना चाह रहे होते हैं तो उस दौरान आप क्या करेंगे कि पेक्टिनेज जो एंजाइम है, पेक्टिनेज एंजाइम आप ऐड करेंगे, जो कि मिडिल जो वॉल्व है प्लांट सेल वॉल्व के अंदर जो है प्लांट सेल वॉल्व का जो इनर एक लेयर होता है मिडिल लेमिला जिसको कहा जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में लेमिला जो होता है उस लेमिला को ये ब्रेक डाउन कर देता है। इसलिए आप पेक्टिनेज का एंजाइम आप सिंपली उसमें ऐड कर देते हैं। एंड देन यू विल गो फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो होमोजेनाइज्ड जो मिक्सचर है आपके पास, जो ब्लेंडर के अंदर आपने ब्लेंड किया है या ग्राइंडर के अंदर आपने इसको ग्राइंड किया है, ग्राइंडिंग के बाद आप इसको क्या करते हैं कि सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालते हैं। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूज मशीन? इस डायग्राम में आप देखें, इस तरह का एक मशीन होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्पेसेस आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम छोटे ट्यूब्स रखते हैं जिनको हम एपेंड्रोप ट्यूब कहते हैं। तो यहाँ पे जिस ट्यूब के अंदर आपके पास जो भी मिक्सचर है, होमोजेनाइज्ड जो मिक्सचर है, उसको आप उस ट्यूब में डालेंगे और इस ट्यूब को आप इन जगहों के अंदर रख लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करेगा, इन ट्यूब्स को स्पिन देगा अंडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंडर वो इसको स्पिन देता है। यहाँ पे ये सर्कुलरली ये मूव करेगा। वो डिपेंड करता है आपने जितना स्पीड फिक्स करना है उसी हिसाब से आप यहाँ पे स्पीड फिक्स करेंगे। राउंड्स पर मिनट जो है वो कितने आपने देने हैं, कितने राउंड्स पर मिनट, एक मिनट में आपने कितने राउंड्स देने हैं इसको, तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे फिक्स करेंगे कोई स्पेसिफिक वैल्यू। Process to separate substances on the basis of their size density under the influence of centrifugal force। Centrifugal force के अंडर आप इसको क्या करते हैं, गोल गोल यहाँ पे घुमाया जाता है एक तरह से। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करता है कि स्पिन दे रहा होता है। स्पिनिंग के दौरान जो है ये ट्यूब इस तरह से मूव करेगा। एंड वी हैव टू मेजर वेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। One is called density gradient centrifugation and another is called differential centrifugation. What is difference between both of these? Density gradient centrifugation जो है वो साइज और डेंसिटी के बेसिस पे डिफरेंट लेयर्स में आप उनको किसी मिक्सचर को अगर आप सेपरेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जहाँ पे जो है जो डेंसर जो पार्ट होगा वो नीचे लेयर में आ जाएगा और जो हल्का पार्ट होगा ऑब्वियसली वो उस ट्यूब के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स से अभी हमने बात की कि वो सारे उन सब की डेंसिटी एक जैसी नहीं होती है। कुछ ऑर्गेनील्स की डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर लेयर बनाएंगे और जो ऑर्गेनील्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे लेयर बनाएंगे। तो जिसको हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड अनदर टाइप इज डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में अगेन साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल डिटरमिन्स हाउ फास्ट इट सेटल्स। ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा जो है वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा, कौन सा जो है वो बाद में होगा। अब यहाँ पे एक बॉटम ट्यूब के बॉटम के नीचे जो है एक लेयर सेटल डाउन हो जाती है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट बिफोर इस तरह का आपके पास एक मिक्सचर आपने लिया है, लेकिन ये सेल का होमोजिनेट है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि दिस इज सेल होमोजिनेट, जिसको आपने पहले ब्लेंडर में से गुजारा है, जिसको आपने पहले ग्राइंड किया हुआ है, उस तरह का ये एक होमोजेनाइज्ड मिक्सचर है। होमोजेनाइज्ड मीन्स के ऐसा मिक्सचर जो आपको जिसकी कंपोजिशन आपको यूनिफॉर्म नज़र आती है उसको हम कहते हैं होमोजेनाइज
या होमोजेनेट मिक्सचर। तो ये आपके पास होमोजेनेट मिक्सचर है, दिस इज बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन। जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं या सेंट्रीफ्यूज मशीन में से गुजारते हैं तो उसके बाद आपके पास इस तरह के दो लेयर्स आ जाते हैं। बॉटम में एक डेंस और सॉलिड पार्ट नीचे बैठ जाता है विच इज नोन एज पैलेट। दिस इज लार्जर एंड मोर डेंस कंपोनेंट। तो उस मिक्सचर के अंदर जिसकी डेंसिटी बहुत हाई थी वो सारा आके यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, और जिसकी डेंसिटी बिल्कुल कम थी, लेस डेंस और स्मॉलर जो कंपोनेंट्स थे, वो यहाँ पे एक लेयर बनाते हैं एंड दिस लेयर इज नोन एज सुपरनेटेंट। इसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट, जो ऊपर आ जाता है ट्यूब के, और जो नीचे सॉलिड फॉर्म में जो नीचे बॉटम में बैठ जाता है दैट इज नोन एज पैलेट। यहाँ पे ये लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट के अंदर ये डेंस कंपोनेंट सस्पेंडेड रहेगा। ये सारा हिस्सा लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट के अंदर आपके जो हल्के जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे सस्पेंडेड रहेंगे, और जहाँ पे जो डेंस कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे या बॉटम में चले जाएंगे। एंड देन वी हैव डिफरेंशियल स्टेनिंग। एज इट्स नेम इंडिकेट्स दे डिफरेंशियल जो है वो कहा जाता है कि डिफरेंस फाइंड करने के लिए, आप डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप स्टेनिंग करते हैं। मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट, एज यू हैव आइडिया अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स और सेल कंपोनेंट्स कि मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो उनको अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली यू हैव टू यूज कलर डाई। कोई भी आप कलर डाई यूज करेंगे, और कलर डाई का यूज करना जो है दैट इज नोन एज स्टेनिंग टेक्निक, जिसको हम कहते हैं स्टेनिंग टेक्निक। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के स्टेनिंग्स हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल स्टेनिंग, और दूसरा हमारे पास है डबल स्टेनिंग। सिंगल स्टेनिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप सिंपल एक ही स्टेनिंग डाई यूज करते हैं। सपोज बोरेक्स कार्माइन जो है मोस्टली हम यूज करते हैं न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए। तो अगर आप सिंपल न्यूक्लियस का किसी टिश्यू के अंदर डिफरेंट जो न्यूक्लियाई है उनको अगर आप स्टेन करना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे सिंपल सिंगल स्टेनिंग। और अगर आप दो ऑर्गेनेल्स को एट ए टाइम अगर आप स्टेन करना चाहते हैं कि हेमेटोजाइलिन को यूज करके आप न्यूक्लियस को स्टेन करेंगे, और दूसरा आपके पास यीनोसिन जो केमिकल कंपाउंड है उसको यूज करके आप क्या करेंगे, जो साइटोप्लाज्म है उसको अगर आप स्टेन करेंगे तो इसको हम कहते हैं डबल स्टेनिंग। आई एम रिपीटिंग अगेन कि सिंगल स्टेनिंग एक ऐसी टाइप की स्टेनिंग है जिसमें आप एक ही ऑर्गेनेल को एक ही टाइम पे स्टेन करके उसको अगर आप देख लेते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंगल स्टेनिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि सिंगल स्टेनिंग में अगर आप क्या करते हैं कि जो बोरेक्स कार्माइन एक केमिकल कंपाउंड है, एक डाई है, उसको अगर आप यूज करके आप न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं, न्यूक्लियस को देखना चाहते हैं तो उसको आप कहेंगे सिंगल स्टेनिंग। और डबल स्टेनिंग में आप क्या करते हैं कि न्यूक्लियस को भी एक साथ आप स्टेन करेंगे, साइटोप्लाज्म को भी एक साथ स्टेन करेंगे, न्यूक्लियस को हेमेटोजाइलिन डाई डाल के स्टेन करेंगे, और जबकि साइटोप्लाज्म को योसिन डाई डाल के आप क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। तो दो अगर ऑर्गेनेल्स को या दो कंपोनेंट्स को, सेल के अंदर के जो दो कंपोनेंट्स हैं उनको एक साथ अगर आप डाई करते हैं तो उसको आप कहते हैं डबल स्टेनिंग। एंड देन वी हैव माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रो डाइसेक्शन में क्या किया जाता है कि माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू असिस्ट इन डाइसेक्शन। डाइसेक्शन का आपको आइडिया होगा कि किसी टिश्यू को भी अगर आप डाइसेक्ट करते हैं, काट के उसको स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइसेक्शन। माइक्रोस्कोप की मदद से डाइसेक्शन की जाती है, और उसी के साथ साथ जो है दैट इमेज इज सीन ऑन लार्ज टीवी स्क्रीन और मॉनिटर। सामने मॉनिटर होता है या लार्ज टीवी स्क्रीन होती है, उसके सामने उसका इमेज आपको नजर आ रहा होता है। माइक्रोस्कोप की मदद से डाइसेक्शन की जाती है, टिश्यू को डाइसेक्ट किया जाता है और उसके अंदर सेल्स को हम
उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी कर सकते हैं, और टीवी स्क्रीन पे उसका सारा इमेज हमें नज़र आ रहा होता है। मोस्टली जो है माइक्रो डाइसेक्शन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ब्रेन सेल्स को स्टडी करने के लिए, हार्ट सेल्स को या नर्व सेल्स को जब वो ट्यूमर रिमूव करते हैं, तो खास जो है जगहों पे जहाँ पे ट्यूमर होती है ब्रेन के अंदर, उस ट्यूमर को रिमूव करने के लिए उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हुए या माइक्रोस्कोप की मदद से डाइसेक्शन करते हैं, उस ट्यूमर को काट के, सिर्फ ट्यूमर वाले हिस्से को काट के रिमूव किया जाता है। तो इसलिए जो है ये माइक्रो डाइसेक्शन का मेथड कहाँ पे यूज़ होता है? ये मोस्टली इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन ब्रेन नर्व सेल्स वगैरह से जो ट्यूमर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड फाइनली वी हैव टिश्यू कल्चर। आपको आइडिया होगा कि टिश्यू कल्चर के अंदर सेल्स या टिश्यूज़ को एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स का मीडियम देके उनको वहाँ पे ग्रो किया जाता है। ग्रोथ ऑफ सेल और टिश्यू ऑन केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशंस। स्टेराइल कंडीशंस ऑब्वियसली उनको देने होंगे, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स देने होंगे वहाँ पे जो है पीएच वहाँ पे मेंटेन रखना होगा, टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन रखना होगा। तो इन कंडीशंस के अंडर अगर आप किसी सेल को या टिश्यू को ग्रो करने का मौका देते हैं अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, दैट इज नोन एज टिश्यू कल्चर, जिसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। मोस्टली प्लांट टिश्यू कल्चरिंग की जाती है प्लांट क्लोनिंग के लिए। इसको हम क्लोनिंग का वर्ड भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि जो पेरेंटल प्लांट है या जो पेरेंटल जो इंडिविजुअल है उसी तरह का एक एग्जैक्ट कॉपी आप बना लेते हैं अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, तो जिसको हम क्लोनिंग भी कह सकते हैं। क्लोनिंग में भी एक एग्जैक्ट उसी तरह का ही एक कॉपी बनाया जाता है अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। और एनिमल्स के अंदर कहाँ पे टिश्यू कल्चर यूज होता है? ऑब्वियसली टू सी एनी एबनॉर्मेलिटी इन सेल, कैंसर के केस में, या फिर जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें कम होते हैं किसी इंडिविजुअल में जिसकी वजह से जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आया हुआ है, या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा होते हैं उसकी वजह से भी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाते हैं। तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए या उनको स्टडी करने के लिए, एबनॉर्मेलिटीज़ को एनिमल्स के अंदर स्टडी करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं टिश्यू कल्चर का मेथड। Thank you so much for watching my video.